जय हिंद बच्चों, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संजय क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है और जो कि काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है नाम है इसका, देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का दूसरा नियम। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? तो सबसे बेसिक सी चीज है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आता है मोमेंटम, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स लग रही है तो वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब सारी बात आ जाती है कंफ्यूजन किस पर? मोमेंटम पर, कि मोमेंटम होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मोमेंटम के बारे में थोड़ा। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मोमेंटम। तो एकदम इजी चीज है। मोमेंटम क्या है? हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं किसी कह सकते हैं हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मोमेंटम हमारा बन जाता है, ठीक है। मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाई गई और उसका कुछ मास होगा, सर्टेन मास होगा, और मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंटम आ जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए, कोई भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि एक बॉल को हमने किसी फोर्स के साथ फेंका, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उस पर हमने फोर्स जो लगाई है वो उसका मोमेंटम, कुछ ना कुछ मोमेंटम बनेगा। रीजन, उस बॉल का कुछ ना कुछ मास भी होगा बच्चों, और उस बॉल के मास के साथ में उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर एक बॉल है, अब ये बॉल है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो मास m है और v वेलोसिटी से जो मूव कर रही है, तो इसका जो मोमेंटम को p से दिखाते हैं, और मोमेंटम क्या बन जाएगा हमारा? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो ये हमारा मोमेंटम कहलाता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर लगने वाली फोर्स के, ठीक है। यानी कि जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उतना ही चेंज होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलिए तो थोड़ा मैथमेटिकल देखते हैं। तो अगर इसकी मैथमेटिकल की बात करूं मैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फॉर एग्जांपल यही ऑब्जेक्ट है हमारा, यानी कि ये बॉल है, इसका मोमेंटम पहले मान लो कुछ और था, यानी कि P1 मान लेता हूं मैं। P1 मोमेंटम था और उसकी जो वेलोसिटी थी वो V1 थी, क्योंकि मास तो सेम रहने वाला है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद इसका मोमेंटम जो बदल के वो क्या हो गया बच्चों? P2 हो गया। लेट सपोज इसका मोमेंटम हो गया P2 और इसकी वेलोसिटी, मास तो सेम रहेगा, देखो बॉल सेम है तो मास तो एग्जैक्ट रहने वाला है, सेम रहने वाला है। वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी कितनी बदलेगी? मान लो V2 हो गई, तो इसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना आ गया? P2 जो है वो हमारा mv2 के बराबर आ गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं वेलोसिटी में बदलाव आया, और वेलोसिटी में बदलाव कब आएगा? यानी कि या तो फोर्स लगे उस पे, वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या है? या तो वेलोसिटी कम हुई है या वेलोसिटी ज्यादा हुई है। अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई है इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लगी है, क्योंकि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी मोशन में बदलाव नहीं आ सकता। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप जाकर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पता होना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, मतलब कि अगर जो चेंज आपके पास आएगा किसी वैल्यू में, उसी पर जो डिपेंड कर रही है वो वैल्यू, उसमें भी सेम चेंज आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मैं यहाँ पे चेंज निकालूं, इन दोनों का चेंज क्या होगा? P2 माइनस P1, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम ये हो गया हमारा माइनस इनिशियल मोमेंटम। और रेट की अगर बात की जाती है तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अगर किसी भी उसमें रेट की बात की जा रही है तो रेट का मतलब होता है उसके डिवाइड में हमेशा टाइम लगाएंगे हम। तो अब यहाँ पर मोमेंटम में चेंज होने में कितना टाइम लगा वो रेट कहलाता है, यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये जो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है बच्चों, ये है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आ गया आपके सामने। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही है बात? अब फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो करूंगा फोर्स के। तो मैं फोर्स को इस तरफ लिख लेता हूं। तो आप देख सकते हो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया और एक आ गया हमारा फोर्स। तो यानी कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स जो होगी, तो इससे आप एक चीज समझ रहे होगे कि जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाओगे मोमेंटम में भी चेंज उतना ज्यादा आएगा। आप ये चीज है ना रियल लाइफ में करके देख सकते हो। आप किसी बॉल को थोड़ा सा धक्का लगाओ,
ठीक है, थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो वो थोड़ी धीरे जाएगी, लेकिन आप उसी बॉल को तेजी से फोर्स लगाओगे तो वो थोड़ा तेज जाएगी, यानी कि उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो मोमेंटम कितना चेंज होगा वो डिपेंड करता है लगाई गई फोर्स के ऊपर। समझ में आ रही बात? तो चलिए आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गया है। अब इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट पुट किया जाता है हमेशा, तो यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट पुट कर रहा हूँ k, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हम k = 1 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर जो k की वैल्यू 1 पुट की जाती है, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी P2 - P1/T। चलिए ये आपके सामने एक फॉर्मूला समझ में आ गया होगा सभी को। अब बात आती है, हमारे को ड्राइव करना है सेकेंड लॉ मोशन के लिए जो एक्सप्रेशन आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, जो क्वेश्चन आएगा वो बोलेगा कि आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो ये फाइनल ड्राइव नहीं हुआ है यहाँ पर, अभी इसको आगे और भी सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोमेंटम की वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। देखते हैं, तो हमारे P2 की वैल्यू क्या थी, mv2, यानी कि F = क्या हो जाएगा, P2 की जगह पे mv2 माइनस P1 की वैल्यू क्या थी, mv1/टाइम। ये हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ गया है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो m यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हो आप, क्यों, क्योंकि m दोनों में क्या है, सेम है, क्योंकि बॉल का मास या किसी ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहने वाला है, क्योंकि आप एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो मास तो सेम रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, F = m, कॉमन निकालो और हमारा बच जाएगा v2 - v1/टाइम। समझ में आ रही बात? अब तो बिल्कुल इजी है, क्या कि अब हमारा देखो ध्यान से, यहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहां पर जो v2 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा किसका है। तो ये फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आप सभी ने एक्सेलरेशन का नाम सुना होगा, बाइक चलाते, गाड़ी चलाते, एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट करना। तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कितने समय में आपने कितनी वेलोसिटी में बदलाव किया, तो वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर जो है m को साइड में रखो और बाकी जो चीज हो गई वो एक्सेलरेशन में बदल गई। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया बच्चों, वो आया F = ma, जो कि बहुत ज्यादा फेमस रिलेशन है। किसमें, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन बताया जाता है, F = ma। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फाइनल रिलेशन है, जो कि आपके एग्जाम में आता है ड्राइव करने को। तो डेरिवेशन बहुत ज्यादा इजी है, कोई बहुत बड़ी डेरिवेशन नहीं है। अब बात आती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहां पर अप्लाई होगा, कैसे कैसे, इसमें क्या सीखने को मिला आपको। तो बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं तो सीखने को हमें क्या मिला, हमें सीखने को यह मिला कि अगर आप इस पर आओ वापस तो आप ध्यान से देखोगे कि जो फोर्स अप्लाई की गई है वो कहीं ना कहीं मोमेंटम के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा, मतलब भाई मोमेंटम कितना बदलेगा वो तो फोर्स पर डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम ज्यादा बदलेगा, अगर कम फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम कम बदलेगा। लेकिन बच्चों अगर आप फोर्स लगाने में टाइम, जो फोर्स लग रही है वो टाइम से कैसे रिलेटेड है, तो टाइम अगर ज्यादा लोगे, अगर मान लो मोमेंटम को चेंज होने में टाइम लग रहा है ज्यादा, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्स कम लगी है, क्योंकि ये है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना कम टाइम, यानी कि जितना टाइम कम होगा जो फोर्स है वो उतनी ज्यादा होने वाली है, और जितना टाइम ज्यादा लगेगा किस चीज में, मोमेंटम में बदलने में, वो फोर्स क्या होगी, उतनी ही कम होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे कि आप सभी ने एग्जाम्पल देखा होगा कि कोई भी जो बॉलर होता है या फिर कोई भी फील्डर होता है, वो कभी भी बॉलिंग जब करता है या फिर बॉल फेंकता है या कोई कैच करता है बॉल को, तो वो क्या करते हैं, कैच करने के लिए बॉल को कभी तुमने देखा ऐसे सामने नहीं पकड़ते, बिल्कुल सामने नहीं पकड़ेंगे, वो क्या करेंगे, बॉल को पीछे ले जाएंगे। समझ में आ रही बात, बॉल को क्या करेंगे, अपने हाथों के साथ में पीछे ले जाते हैं। अब होता क्या है, बॉल आ रही है बहुत तेजी से,
बॉल का मास है, अगर आप उसको साइड एक ही टाइम पे पकड़ लोगे, मतलब 0 टाइम में, या फिर आप कहते हैं ना माइक्रो सेकंड्स में अगर आपने उसको पकड़ लिया, तो आपके ऊपर हाथ पे लगने वाली फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि आपने उसके मोमेंटम को बदलने में जो टाइम लगाया वो बहुत कम लगाया। आपने फटाक से उसको रेस्ट पर ला दिया, फटाक से उसको 0 वेलोसिटी में ला दिया, तो इसका मतलब है मोमेंटम एकदम से चेंज हो गया और टाइम बहुत कम लगा। टाइम बहुत कम लगा तो आपके हाथ पर लगने वाली फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि टाइम कम तो फोर्स ज्यादा। लेकिन अगर आप उस बॉल को पकड़ने में लेते हो टाइम ज्यादा, समझ रहे हो, उसका मोमेंटम जो कि हाई मोमेंटम से आ रही है बॉल, उसके मोमेंटम को तुम क्या करते हो, धीरे धीरे कम कर रहे हो, धीरे धीरे कम कर रहे हो, यानी कि उसके मोमेंटम को कम करने में, 0 पर लाने में आपने टाइम थोड़ा ज्यादा लिया है। और टाइम जब ज्यादा लोगे तो उससे क्या होता है, फोर्स जो लगेगी तुम्हारे हाथों पर वो फोर्स कम लगेगी। यही रीजन है कि जो फील्डर होता है वो क्या करता है, आपको बिल्कुल धीरे से पकड़ता है बॉल को, ठीक है, ताकि उसके हाथों पे जो फोर्स लगे वो क्या लगे, कम लगे। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो बच्चों आपके लिए ये छोटी सी सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर एक रिविजनरी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर भेजना बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलता है अगली वीडियो में, थैंक यू।